गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अध्ययन एजुकेशन में। तो आज हम अपनी सीरीज में दूसरा लेक्चर लेके आए। पहले लेक्चर में हमने जाना था अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, फिर रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स के बारे में, और भी उसकी इमेज कैसे बनती है और ये सब। इस लेक्चर में हम अपने प्लेन मिरर को थोड़ा सा कर्व कर लेंगे, और जब वो कर्व हो जाएगा तो उसी को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। तो आज हम पढ़ेंगे पूरे लेक्चर में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। चलो फटाफट देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास क्या क्या है। तो आज हमारे पास सीखने को है, पहले तो हम करेंगे कुछ रिकॉल अपने पिछले लेक्चर के बारे में, जो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फिर हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, हमको मिलते कहाँ से हैं, होते कैसे हैं, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स, इनकी टर्मिनोलॉजीज। फिर हम जानेंगे कुछ स्पेशल रेज, क्या स्पेशलिटी है इन रेज की। और फिर इसके बाद कुछ इमेज फॉर्मेशन, एप्लीकेशन, साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्म, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कुछ रिकॉल अपने पिछले लेक्चर के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि लाइट क्या होती है। तो हमने जाना था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। अच्छा, ये जो लाइट होती है इसके दो नेचर होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या क्या नेचर होते हैं? पहला होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स जाने थे जिनमें ये वेव की तरह और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, राइट। उसके बाद हमने जाना था अबाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, ठीक है। उसके बाद हमने समझा था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा कौन सा होता है? इररेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने समझा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। दो लॉज होते हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन के। फिर हमने जाना था अबाउट प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स कैसे होते हैं, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, और उस इमेज की नेचर कैसा होता है। कैसा होता है भाई इमेज का नेचर? कौन बताएगा मुझे? पहला पॉइंट देखो, रेज एक्चुअल में नहीं मिलती प्लेन मिरर्स में, बस वो अपीयर टू बी मीटिंग, या कह सकते हैं दिखावा करती है मिलने का। तो उस दिखावे वाली रेस से जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब देखो, अगर इमेज वर्चुअल है तो इसका पार्टनर कौन होता है? कौन इसके साथ रहता है हमेशा? इरेक्ट। तो इमेज अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होनी ही है किसी भी कीमत पर। तीसरी चीज, सेम साइज। जो साइज आपके ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज आपके इमेज का भी होगा। ऐसा नहीं कि कभी छोटी बन गई है कभी बड़ी बन गई, ठीक है। उसके बाद होता है इक्वल डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज भी होगी मिरर से, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, कौन बताया मुझे? ये भी हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस की थी, पूरी तरह से नहीं, बट थोड़ा सा इसका नाम समझा था इसके बारे में। उसको कहते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। अभी लेटरल इन्वर्जन के बारे में सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था, आपसे कहा था आप चैट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में कुछ टाइप करिए, आंसर दीजिए इसका। चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, आज समझते हैं ये होता क्या है। ये एक फ्रेंड है मेरी, और ये फ्रेंड हमारे एक मिरर के सामने खड़े हैं। ये कैसा मिरर है? ये है एक प्लेन मिरर, है ना। तो ये प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं। क्या कुछ अजीब दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, भले ही वो चीज़ अजीब नहीं लगेगी क्योंकि नॉर्मली हम सबके साथ होती है। ये अपना राइट हैंड आगे बढ़ाए हुए हैं, थम्स अप कर रहे हैं राइट हैंड से, बट जो इमेज है वो राइट की बजाय अपने लेफ्ट हैंड से वो थम्स अप दिखा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये अपना लेफ्ट हैंड आगे करेंगे तो इमेज अपना राइट हैंड आगे करेगी, यानी इमेज हमेशा उल्टा ही दिखाएगी।
क्यों? इसी को तो कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा पुल्टी, उल्टा पलटी, यानी कि लेटरल यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर उल्टा पलटी। तो बेसिकली अगर हॉरिजॉन्टल में ये राइट दिखाएंगे तो इमेज लेफ्ट दिखाएगी, लेफ्ट दिखाएंगे तो इमेज राइट दिखाएगी, अगर ये इधर सर्च करेंगे तो इमेज उधर सर्च करेगी। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है लेटरल इन्वर्जन। अब ये होता क्यों है? ये असलियत में होता भी है या सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है? तो बेसिकली ये एक इल्यूजन है, ये असलियत में नहीं होता, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब ये हमारे दिमाग का परसीव करने का एक तरीका है। अच्छा, आप लोगों को एक बेसिक आइडिया होगा कि हमारी आँख जो आईबॉल है ये कैसी होती है। कुछ ऐसे सर्कल होती है, कुछ स्फीयर होती है, 3D में स्फीयर होती है, और यहाँ पे हमारा कॉर्निया होता है, यहाँ पे हमारा लेंस होता है, यहाँ पे हमारा रेटिना होता है ना। तो जब हमारे आँख में रेज आती हैं, लाइट की रेज कहीं बाहर से किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और हमारी आँखों में आती हैं, तो हमारे लेंस से पास होने के बाद वो जब इमेज बनाती है तो वो रेटिना पे बनाती है, तभी हमें वो दिखती है। तो कुछ इस तरह से इमेज बनती है हमारी रेटिना पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें लिटरली इन्वर्टेड दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मिरर से जो इमेज बनती है वो लिटरल इन्वर्जन होता है, उसमें लिटरली इन्वर्टेड बनती है और हमें लिटरली इन्वर्जन दिखता है। तो ये एक सिर्फ परसीव करने का तरीका है, असलियत में ऐसा नहीं होता और ये एक इल्यूजन है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो हमारा टॉपिक जैसे हमने डिस्कस किया, आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, अगर हम एक प्लेन मिरर लें और उसको हम थोड़ा धीरे 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 दबा दें और तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा मतलब कुछ कर्व हो जाएगा, और यही कर्व को हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो नाम में देखो कुछ स्फीयर सा लिख के आ रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होना चाहिए स्फीयर से। तो बेसिकली जो मिरर्स होते हैं ये स्फीयर से ही मिलते हैं। देखो ये हमारे पास एक ग्लास स्फीयर था, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लास स्फीयर था और इस ग्लास स्फीयर में से हमने दो मिरर्स काट लिए या दो पोर्शन काट लिए। बेसिकली अभी मिरर्स नहीं है, ये ग्लास के दो पोर्शन काट लिए, मतलब दो छोटे छोटे कप्स कह सकते हैं या फिर छोटे छोटे बाउल्स कह सकते हैं। तो हमने दो छोटे छोटे बाउल्स काट लिए। अब कोई भी ग्लास सरफेस, एक ग्लास मान लो, जैसे आपका डोर का ग्लास होता है ना, ग्लास डोर्स होते हैं, या फिर आपका पीने वाला जिसमें आप पानी पीते हैं, ठीक, पानी और कुछ नहीं ना, पानी पीते हैं, तो वो भी ग्लास होता है, तो वो तो रिफ्लेक्शन नहीं करता। फिर एक ग्लास एक मिरर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका भी एक तरीका होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ग्लास को मिरर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो बेसिकली मान लो आपके पास एक ग्लास है, वो ग्लास सरफेस को आप पीछे से या कोई भी एक साइड से, क्योंकि आगे पीछे सेम ही लगेगा जब तक उसको पॉलिश नहीं करेंगे, तो एक साइड से उसको आप पॉलिश करेंगे। किससे? इस पे आप करेंगे सिल्वर कोटिंग, सिल्वर पॉलिश या सिल्वर कोटिंग। जब आपने इसको सिल्वर कर दिया एक साइड से, तो जिस साइड आपने सिल्वर किया है उसी साइड आप इसके ऊपर एक कुछ पेंट करेंगे, रेड कलर का या ब्लैक कलर का कुछ भी पेंट करेंगे, जिससे सिल्वर कोटिंग हटे ना, सेफ रहे। जब एक सरफेस आपका सिल्वर हो गया तो दूसरा सरफेस आपका शाइनी हो जाएगा या रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका इमेज बन रहा है, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपको अपना फेस दिखेगा उस मिरर में। वो ग्लास अब एक मिरर में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब तक ग्लास पे हम सिल्वर कोटिंग नहीं करते वो मिरर नहीं बनता। ऑलराइट, तो जब हमने एक स्फीयर में से ये दो पोर्शन छोटे छोटे कप्स ले लिए, अब डिपेंड करता है कि हम कोटिंग किधर करें। कोटिंग पे ही डिपेंड करेगा कि हमारा मिरर बनेगा कैसा। चलो इसको समझते हैं एक बार। ओके, तो देखते हैं। चलो ये मान लो ये वाला हमारा, हम सरफेस को लेके का बात करते हैं। तो ये वाला जो हमारा कप था या जो बाउल थी, इसमें हमने पीछे की तरफ यानी कि बाहर की तरफ को हमने सिल्वर कर दिया। ठीक है, जब आप बाहर की तरफ को सिल्वर कर देंगे तो अंदर की तरफ हो जाएगी रिफ्लेक्टिव, है ना, अंदर की तरफ ही तो रिफ्लेक्ट करने लगेगी। जब आप शीशे की, जब आप एक नॉर्मल ग्लास के पीछे सिल्वर कर रहे थे तो आगे वाला सरफेस जो था रिफ्लेक्टिव सरफेस था।
अब आप एक कप के पीछे अगर आप सिल्वर कर रहे हो तो जो अंदर वाला सरफेस है वही तो रिफ्लेक्टिव सरफेस है ना। तो इस मिरर को हम कहते हैं, इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब यार कुछ कंफ्यूजन होती है लोगों की, याद कैसे रखें कॉनकेव। दूसरा टाइप का होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, पहले वाले में हमने सिल्वर किया था बाहर, दूसरे वाले में हमने सिल्वर कर दिया अंदर। पहले वाले में रिफ्लेक्टिंग सरफेस था हमारा अंदर वाला, और दूसरे वाले में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया हमारा बाहर वाला। पहले वाले को हम कहते हैं कॉनकेव, दूसरे वाले को कहते हैं कॉन्वेक्स। अब बड़ा कंफ्यूजन है, कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स, याद कैसे रहेगा सर, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम एग्जाम में। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है यहाँ पे। देखो ये क्या है, केव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? गुफा। गुफा बोलते हैं ना, गुफा। चलो ये मेरा हाथ है, इसमें ये बन रही है गुफा। तो अब जब ये गुफा वाला एरिया, जो केव वाला एरिया है, ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, जिसमें केव वाला सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा उसको कहेंगे कॉनकेव। अब देखो दूसरा वाला है कॉन्वेक्स। एक्स, एक्स मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एक्स नहीं, एक्स मतलब एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला हिस्सा। अब जिस मिरर में बाहर वाला, चलो फिर से आ गया हमारे पास सेम मिरर, स्फेरिकल मिरर तो ऐसे ही होगा ना, जिस मिरर में बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि रेज बाहर वाले पे टकराएंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बाउंस बैक करेंगी, उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। समझे? कॉनकेव को हम कहते हैं कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स को हम कहते हैं डाइवर्जिंग। क्यों कहते हैं ये अभी समझेंगे 2 मिनट में। चलो इतना समझ में आया ना, याद कैसे रखना है कि कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, याद ध्यान से सुनो क्योंकि बहुत बार करने को जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो इसको ये तो 3D में दिया है, हम 3D में नहीं बना सकते अपने पेपर पे ना, तो हम बनाएंगे इसे 2D में। 2D में ये बनेगा ऐसा, ठीक है। और ये एक स्फेरिकल मिरर है, अभी कॉनकेव भी हो सकता है कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो इसे कॉनकेव बनाने के लिए हमें अंदर वाला रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्टिव होगा, बाहर वाला हमारा रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, बल्कि बाहर वाले में पॉलिश की जाएगी। तो हमने इसे पॉलिश कर दिया। तो ये डॉट डॉट लगाने का या लाइन खींचने का मतलब है पॉलिश्ड। तो ये जो मिरर हो गया, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। समझे? वहीं पे अगर हम दूसरा मिरर बनाएं, ये भी स्फेरिकल मिरर है, अब इसे बनाना है कॉन्वेक्स, तो एक्सटीरियर सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। उसके लिए हमें अंदर वाले सरफेस पे पॉलिश करनी है। तो ये हमने अंदर वाले में कर दी पॉलिश। तो ये जो बाहर वाला सरफेस है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव। ये रे आई, ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा कुछ होगा। समझे कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में अच्छे से? कौन सा कॉनकेव होता है, कौन सा कॉन्वेक्स होता है, कैसे समझते हैं, कैसे याद रखना है। चलो, अब कन्वर्जिंग इसे क्यों कहते हैं? कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं, देखो ना ध्यान से, अगर ये आपका मिरर है, इसमें आपको कोई रे आएगी, अगर मान लो ये कोई रे आएगी इस पे, तो ये अंदर को कन्वर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेट हो जाना, यानी कि एक पॉइंट पे मिल जाना। तो अलग अलग जगह से रेज आ रही थी, एक पॉइंट पे फोकस हो गई, कॉन्सेंट्रेट हो गई। तो कन्वर्ज यानी कॉनकेव मिरर कन्वर्ज कर देता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट कर देता है एक पॉइंट पे रेज को। वहीं पे जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये डाइवर्जिंग होता है, ये स्प्लिट कर देता है, फैला देता है। ठीक है, तो ये स्प्लिट कर देता है रेज को। अगर रेज आएंगी तो इस पर टकरा के फैल जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। सही है? चलो, अब जानते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, टर्मिनोलॉजी। जब तक हमें इन टर्म्स के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा, हम अपने मिरर्स के साथ नहीं खेल पाएंगे अच्छे से। खेलना तो जरूरी है ना, खेलेंगे तभी तो मजा आएगा। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि एक एक्सिस होती है स्ट्रेट, जो कि मिरर के सेंटर से पास करती है। ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, है ना? तो ये एक्सिस देखो, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो कि मिरर के सेंटर से पास कर रही है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पोल, पोल ऑफ द मिरर। अब जिस पॉइंट पर मिरर के साथ ही प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल और रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, चलो अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने ये जो स्फेरिकल मिरर है ये एक स्फीयर से तोड़े हैं या निकाले हैं। तो जो स्फीयर से निकाले हैं उस स्फीयर को कोई सेंटर तो होगा, तो जो सेंटर होता है इस स्फीयर का वही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रिप्रेजेंट करते हैं इसको C से। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मैं इस स्फीयर को पूरा बना लूं कुछ ऐसा बनेगा बड़ा सा, तो उस सर्कल का ये सेंटर होगा। ठीक है, चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो, सेंटर से सर्कमफेरेंस या बाउंड्री तक की दूरी को ही तो कहते हैं रेडियस। तो उस कर्वेचर की ये दूरी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक की दूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो दूरी होती है ना, ये पोल तक की, पोल ये है हमारा, तो ये दूरी को कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है जो हमने मिस कर दिया। आपको कहोगे सर ये चीज नहीं बताई आपने। अच्छा, एक चीज, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2FB कहते हैं, ये अभी समझाएंगे क्यों कहते हैं। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी प्रिंसिपल फोकस। अब सर प्रिंसिपल फोकस क्या है ये, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं हम अलग से नेक्स्ट स्लाइड में। प्रिंसिपल फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब भी हम किसी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस हम कॉनकेव मिरर के लिए अलग समझेंगे और कॉन्वेक्स के लिए अलग समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला मिरर, अच्छा ये कौन सा मिरर है, कौन बताएगा? ये कौन से टाइप का मिरर है? ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? देखो, इसमें अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी केव से रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं? ये केव बना रहा है, तो आगे लगा दो कॉन, तो मिरर हो गया कॉनकेव। ठीक है, तो ये मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस हम डिफाइन करने वाले हैं। तो जब कभी भी कुछ भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती हैं किसी भी कॉनकेव मिरर पर, मैंने आपको बताया था ये मिरर होता है मेरा कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर का तो काम ही यही है, धर्म ही यही है कि वो कन्वर्ज कर दे, फोकस कर दे, कंसंट्रेट कर दे एक पॉइंट पे। तो जब कभी भी कुछ पैरेलल रेज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कुछ रेज आती हैं हमारे मिरर पे इंसिडेंट होती हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है, सारी रेज एक ही पॉइंट पे। और वो जिस पॉइंट पे मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको मैं बोलता हूँ मेरा प्रिंसिपल फोकस और रिप्रेजेंट करता हूँ F से। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इस प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में चाहिए, यहाँ पे जो होगा मेरा पोल, इसको मैं P से रिप्रेजेंट करूंगा। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है इसको मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ, और F स्मॉल f से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, आपने सुना होगा कि इस मिरर की फोकल लेंथ इतनी है, उस मिरर की फोकल लेंथ इतनी है, कुछ की पॉजिटिव है, कुछ की नेगेटिव है। तो यही चीज होती है वो फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच की दूरी। क्लियर है कॉनकेव मिरर के बारे में? ऐसे ही हम दूसरे मिरर के बारे में भी समझते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन आपको चाहिए होगी अगर, तो डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं, whenever the light rays parallel to principal axis incident on concave mirror after reflection gets concentrated at a point on principal axis, that point is known as principal focus of the concave mirror, and the distance between the principal focus and the pole is known as the focal length. क्लियर? चल हम बात करते हैं दूसरे मिरर के बारे में। ये मिरर, ये कौन सा मिरर है भाई? इसके बारे में हमको कौन बताएगा? देखो, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है कहां से? एक्सटीरियर वाले से, है कि नहीं? बाहरी हिस्से से हो रहा है ना रिफ्लेक्शन, बाहरी हिस्से तो वही है, अंदर वाला तो पॉलिश्ड है कि नहीं?
तो ये है एक्स वाला, लगा दो आगे कॉन्वेक्स, ये मिरर है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका प्रिंसिपल फोकस कैसे बताएं? बहुत सिंपल, क्या करेंगे, रेज आ रही है पैरेलल, दोबारा वैसे जैसे पहले आ रही थी, रेज आ रही है पैरेलल, अब ये मिरर से टकराएंगी, तो ये है मेरा डाइवर्जिंग मिरर, ये हमने जान लिया है कि नहीं। तो ये मेरा डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर का काम होता है फैलाना, यानी कि स्प्लिट करना। तो ये रेस को स्प्लिट करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देगा। आ तो रही थी सीधे, लेकिन टकराने के बाद हो गई अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो गई। अब देखो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो गई, इसको मैं एक्सटेंड करूँ, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। आगे फ्यूचर में मिलने का कोई स्कोप ही नहीं है इनका, नहीं मिल सकती। बट हमको इमेज चाहिए, इमेज तो चाहिए कैसे ना कैसे। तो वो इमेज हमें कैसे मिलेगी, हम इससे ज़बरदस्ती इमेज बनवाएंगे, रेस को ज़बरदस्ती हम एक्सटेंड करेंगे पीछे और एक पॉइंट पे मिलवाएंगे, और जिस पॉइंट पे मिलेगी ये प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इसका प्रिंसिपल फोकस। अब देखो क्योंकि रेस एक्चुअल में नहीं मिल रही है कि नहीं, रेस एक्चुअल में नहीं मिल रही है, इनको ज़बरदस्ती मिलवाया जा रहा है। और जब भी हम ज़बरदस्ती मिलवाते हैं तो कौन सी इमेज बनती है हमारी बनती है वर्चुअल इमेज, हमने पढ़ा था पिछले सेशन में। तो वर्चुअल इमेज, तो ये फोकस हमारा कैसा होगा, रियल फोकस होगा या वर्चुअल फोकस? ये फोकस होगा हमारा वर्चुअल फोकस, ठीक है। इसका था रियल फोकस और इसका है वर्चुअल फोकस। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, इसका भी पोल से और फोकस के बीच की दूरी को कहेंगे हम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आई थिंक क्लियर है। और प्रिंसिपल फोकस, अगर इसको डिफाइन करेंगे, कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। व्हेनेवर rays of light coming parallel to principal axis incident on the convex mirror after reflection appears to be meeting at a point or coming from the point behind the mirror on principal axis, that point is known as the principal focus of the mirror. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ स्पेशल रेस के बारे में। स्पेशल रेस क्या है? बेसिकली हमारा एजेंडा यहाँ पे, हमारा मोटिव यहाँ पे है इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन की बात करने के लिए हमको चाहिए कुछ हेल्प, क्योंकि बिना हेल्प के हम इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं कर सकते। तो ये इस हेल्प के लिए हमको चाहिए स्पेशल रेस। ये स्पेशल रेस हमारी स्पेशल हेल्प करेगी। तो इन स्पेशल रेस के बारे में जानते हैं अपने दोनों मिरर्स के लिए। तो पहला हमारे पास कौन सा मिरर है, पहले देखो ये पीछे से इसको पॉलिश कर रखा है हमने, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में कैसे हमारी स्पेशल रेज हेल्प करेगी, देखते हैं। पहली रे जो होती है वो होती है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पासिंग थ्रू फोकस, यानी कि रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब मतलब इसका अगर पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, बाद में कुछ देखेंगे। चलो ये मान लो इसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। चलो ये पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या करती हैं, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। चलो इसको रफ करके सही से बनाते हैं। हाँ चलो, ये तो एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। दूसरी रे लेंथ से हमारी ये आ गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। स्पेशल इसका बिहेवियर ये है, इसकी एक्चुअली इन स्पेशल रेज में स्पेशलिटी ये होती है कि इनका बिहेवियर हमें मालूम होता है। इनके बिहेवियर के बारे में हमें पहले से पता होता है कि ये कैसा बिहेव करेंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो जब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऐसे कन्वर्ज होगी कि ये एक पॉइंट पे जाके मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। यही तो पढ़ा था हमने प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करते टाइम, है कि नहीं। तो जब कभी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस।
ठीक है। वहीं अगर इसका उल्टा लिया जाए, मतलब कि देखते हैं, इसका उल्टा मतलब कि चलो ये हमारी आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब कोई, ये मान लो हमारा फोकस है, अब कुछ रेज जो हैं वो फोकस से पास कर रही हैं। चलो दूसरी रे हमारी लेट से ये हो गई, ठीक है। ये रेज हमारी कहीं से आ रही हैं और ये फोकस से पास कर रही हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली जाएंगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्पेशल रेज, समझे, क्योंकि हमें पता है इनका बिहेवियर कैसा रहेगा रिफ्लेक्शन के बाद। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे पास होंगी, और अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। अल्टा पलटी है एक्चुअली, वाइस वर्सा ही से, है ना। चलो ये तो हो गया हमारा पहला स्पेशल रे। दूसरा होता है रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती हैं उनका बिहेवियर, उनके बिहेवियर के बारे में हमें क्या पता है ये देखते हैं। चलो इनको इरेज कर लें जरा। चलो अब फोकस हमारा यहाँ पे है, तो सीधी बात है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होता है। अच्छा मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, इसको सॉरी सी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वो ये कि फोकस हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर लाई करता है। अगर मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, पूरी डिस्टेंस ये r है, तो फोकस इसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये फोकल लेंथ होगी। तो बेसिकली रेडियस बराबर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, एक रिलेशन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए, बहुत न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ठीक है। चलो तो अगर फोकस मेरा ये है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। अब कह रहे हैं कि रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, तो यहाँ से एक रे पास करेगी, लेट्स से ये रे पास करेगी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद कॉनकेव मिरर से इसका बिहेवियर कैसा होगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अपने पाथ पर रिट्रेस करेगी, यानी कि जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। समझे? नहीं समझे? थोड़ा एक बार को बस सुन लो, ठीक है। इसको समझेंगे, इसका रीजन भी जानेंगे। तो अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो टकराने के बाद अपने रास्ते पे वापस आ जाती है। ये तो हो गया थ्योरी। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, इसको ऐसे समझो, अगर ये सर्कल, ये कुछ इस तरीके का मिरर ही तो है, अगर इस स्फीयर को मैं पूरा करता हूँ, तो स्फीयर को मैं पूरा करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, बट लम सम ऐसा ही सर्कल बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का ही तो सेंटर है कि नहीं? तो अगर आपको याद हो थोड़ी भी ज्योमेट्री जो आपने पढ़ी है मैथ्स में, तो कोई सेंटर होता है, कोई सर्कल होता है, उसका सेंटर से अगर आप रेडियस खींचते हो किसी भी पॉइंट पे, तो ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? यानी कि जो एंगल बनता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में, ये 90 डिग्री होता है कि नहीं? है कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस बनाऊँ, तो ये जो एंगल बना रहा होगा, ये रेडियस, ये जो मतलब सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास कर रही है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन तो इसी सरफेस को हो रहा है ना। अगर मान लो ये सरफेस मेरा, उसको मैं थोड़ा टिल्ट करके ऐसे बना दूँ, है ना, स्ट्रेट कर दूँ, हॉरिजॉन्टल कर दूँ, और मैं बोलूँ कि भाई साहब मेरी इंसिडेंट रे ये है, ये तो मेरी इंसिडेंट रे है, रे 1, तो ये रे 1 जो है ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब इसको रिफ्लेक्शन, अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करूं अपने, जो कि हमने पढ़े थे, क्या I इक्वल्स टू आर, बट I इक्वल्स टू आर करने से पहले आपको बनानी पड़ेगी नॉर्मल, और वो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी नॉर्मल जो बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी? वो भी हमारी इसी पे कोइंसाइड करती हुई बनेगी, समझे?
तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0 डिग्री। तो मतलब कि इंसिडेंट भी नॉर्मल हुई, इंसिडेंट भी स्ट्रेट ही हुई और रिफ्लेक्ट भी स्ट्रेट ही होगी, है कि नहीं? बिल्कुल एकदम सही। तो मतलब इंसिडेंट जिस पाथ पे हुई उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यही हमारा थर्ड इस केस में हो रहा है। जो रे सेंटर कर्वेचर से पास करती है वो रे उसी पाथ पर वापस चली जाती है, और ये इसका रीजन होता है। समझ गए? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड रे के बारे में। अच्छा थोड़ा साफ कर ले, थोड़ी गंदगी हो गई। ऑल राइट। रे इंसिडेंट एट पोल ऑफ द मिरर। अब पोल क्या होता है? पोल होता है एक पॉइंट जिससे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है ना? ये हो गया हमारा पोल। पोल को रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट की जाए तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये भी हमें पता है पहले से। ये तो बहुत आसान है, पहले दोनों से बहुत आसान है। क्या होगा? सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, यानी कि ये आपने मान लो इंसिडेंट कर दी यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी कुछ ऐसे ऐसे। चलो तो ये आपकी इंसिडेंट रे थी, तो एंगल बना रही है ये आई। अच्छा अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं यहाँ पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे, चलो पहला लॉ तो फॉलो होगा ही, सेकंड लॉ हमें करवाना है। सेकंड लॉ ये कहता है कि कोई भी एक सरफेस होता है ना, और ये आपने इंसिडेंट रे बनाते हैं, तो एक आपको नॉर्मल बनानी पड़ती है और फिर एक रिफ्लेक्टेड रे आती है। जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल होता है वही एंगल सेम एंगल होता है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी I = R। अब ये मेरा सरफेस है जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊँ तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा ना, एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन बनेगी, है ना? तो इस वर्टिकल लाइन का अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? अगर मैं इस वर्टिकल लाइन का नॉर्मल बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा? क्या वो नॉर्मल ऐसा नहीं होगा? अगर आप वर्टिकल का आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा क्या? होगा ना? यही तो आपका नॉर्मल है। और तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, नहीं हो गया? तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, है कि नहीं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए I = R करते हुए ये आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मतलब कि अगर रे इंसिडेंट हो रही है पोल पे, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए I = R करते हुए निकल जाएगी। तो इस तरह से हमें इस थर्ड काइंड ऑफ रे का भी नेचर पता चल गया। चलो तो ये केस हो गए फर्स्ट स्पेशल रे, सेकंड स्पेशल रे, थर्ड स्पेशल रे अबाउट कॉनकेव मिरर्स। अभी एक बचा है, कौन सा? X वाला। चलो इसको भी समझते हैं फटाफट, इसको साफ कर लें। और ये आ गया हमारा X वाला। तो ये कौन सा मिरर है भाई? देखो इसके अंदर है पॉलिश, तो इसका कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है? X। लगा देंगे इसके आगे कॉन्वेक्स, तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें भी एक एक करके तीनों रेस पर मैं फटाफट समझते हैं, क्योंकि बिल्कुल बहुत सेम है, बस ये कॉन्वेक्स ने कॉनकेव वाली रेस को अपने हिसाब से ढाल लिया, अपने नेचर में अपने जैसा बना लिया। ये ठीक था, उनको भी ठीक बना लिया। चलो समझते हैं। चलो ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? ये है हमारा पोल, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज तो रेस, लाइट की रेस तो वहीं से आएंगी ना जहाँ पे रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी, यहाँ से थोड़ा आएंगी। यहाँ से आएंगे तो यहाँ तो भाई पेंटेड है यार, ये कोटेड है, यहाँ तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं कुछ। मतलब होगा तो रफ सरफेस होगा, यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेगुलर बढ़िया रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से। तो रेज आएंगी यहाँ से, ठीक है? पहला केस जब रेज आती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आ गई भाई साहब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्योंकि ये है एक डाइवर्जिंग मिरर, क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर का काम होता है डाइवर्ज करना, यानी कि फैलाना। तो ये फैलाएगा, तो ये कुछ इस तरह से फैलाएगा कि जब उन फैली हुई रेस को मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो वो इस पॉइंट पे मिलेंगी, है कि नहीं?
समझे? तो ये होंगी भी रिफ्लेक्टेड रेस। इन रेस को जब मैंने एक्सटेंड किया पीछे, मिरर के पीछे, तो ये एक पॉइंट पे मिलेंगी, जिस पॉइंट को मैं कहूँगा फोकस। तो बेसिकली स्पेशलिटीज में ये है कि जब कभी भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, मुझे मालूम है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस तरह से जाएंगी कि उनको पीछे एक्सटेंड करने के बाद वो फोकस पे मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। अगर यहाँ पे दूसरा केस देखो, इसी में जो एक और केस भी है ना, कि अगर रेस फोकस पे पास कर रहे, फोकस से पास करेंगी, अब देखो फोकस से असलियत तो पास नहीं कर सकती ना इसमें, बट अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस, ये हो सकता है। चलो समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सब साफ कर लें तभी करते हैं। अब देखो कोई रे आ रही है लाइट की, और वो इस तरह से आ रही है कि वो उसको पीछे में एक्सटेंड करूंगा तो वो फोकस से पास होगी भाई, है ना। ये रे आ रही है मेरी, रे नंबर 1। अब इसको मैं अगर पीछे एक्सटेंड करते जाऊंगा तो ये फोकस से पास कर जाएगी। तो इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर इस तरह से होगा कि ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो कैसे? ये जाएगी कुछ ऐसे, समझे? देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारे यहाँ, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है बट इमेजिन कर लो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, समझे, है ना। अगर कोई और भी रे है, मान लो सपोज ये रे है, रे नंबर 2, ये भी फोकस पे जा रही, तो ये भी इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी कि पीछे हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो ये है अबाउट फर्स्ट केस इन कॉन्वेक्स मिरर्स। चलो दूसरा केस समझे फटाफट। दूसरा केस, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पिछले केस में हमने क्या देखा था, अपने रास्ते पे वापस कर लो, वापस हो जाओ। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें देखो फोकस इसका यहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ होगा। तब यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट तो कोई रे पास नहीं कर सकती, है ना। कोई रे इधर से थोड़ा आ रही है जो पास कर जाए, रेस तो आएंगी इधर से। तो क्या होता है, डायरेक्ट पास नहीं करती बट अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि कोई रे आएगी ऐसे, जिसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल सकती है। तो पिछले केस में हमने क्या देखा था कि वो अपने पाथ पे रिट्रेस कर जाती है, इसमें भी वही होगा, इसमें भी अपने पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी। रे अपना रास्ता नाप लेगी पीछे, जिधर से आई उल्टे पैर उधर ही घूम गई, समझे नहीं समझे, है ना। कई बार होता है कि हम कहीं जाते हैं, है ना, जैसे कोई मान लो आप जंगल में घूमने गए, जंगल सफारी करने, आपको शेर मिल गया, आप उल्टे पाँव वापस लौट आए, तो रे को भी शेर दिख गया और उल्टे पाँव वापस लौट आए। रे को सी दिख गई, सी उसके लिए शेर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए शेर है, और वो उल्टे पाँव वापस लौट आई। ऐसे ही कोई और रे होगी, वो भी अगर उसको एक्सटेंड किया जाएगा तो वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके कहीं मीट कर रही होगी, यानी टच कर रही होगी, तो वो भी उल्टे पाँव वापस लौट जाएगी। क्यों होता है ऐसा? सेम रीजन जो हमने पिछले केस में पढ़ा, कॉनकेव वाले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रे इंसिडेंट एट पोल ऑफ द मिरर। तो रे अगर पोल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट की जाए, ये तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। ये है मेरा पोल, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, कैपिटल पी से, आई एम सॉरी। और अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट की जाती है तो सेम सिंबल, क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही I इक्वल्स टू R, बहुत आसान, सबसे आसान लॉ है फिजिक्स का, I इक्वल्स टू R, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस बनाऊं तो वो ऐसा बनेगा ना, वर्टिकल सरफेस बनेगा पोल पे। तो पोल जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी पोल पे ही होना चाहिए। तो ये तो हो गया मेरा इंसिडेंट रे। नॉर्मल अगर मैं वर्टिकल पे बनाऊंगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री। तो नॉर्मल बेसिकली मेरा यही हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस ही मेरा नॉर्मल हो जाएगा, जैसा पिछले केस में हुआ था 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो रिफ्लेक्टेड रे मेरी कुछ ऐसी हो जाएगी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ऐसे वो वापस लौट जाएगी, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रे वापस हो जाएगी। तो ये स्पेशल रे क्यों थी? क्योंकि इनके बिहेवियर हमें प्री नोन थे।
ठीक है, इनका बिहेवियर। अब जो अलग इनसे चौथी पांचवी टाइप की रेज आएंगी उनके बारे में हमें नहीं पता होगा, कोई रे आड़ी तिरछी आ गई हमें नहीं पता, तो उनको जानना है हमें इन रेज की मदद से, और उसी से हम बनाएंगे इमेजेस। चलो भाई आज के लेक्चर में इतना ही, तो यहीं पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। बचा हुआ पोर्शन जो कि है इमेज फॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स, साइन कन्वेंशन और फिर मिरर फॉर्मूला, ये सब कुछ करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालिए, बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ।